हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज सेबी आईसीडीआर की रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर पहले से ही दिया हुआ है और उसमें पूरे अब टॉपिक्स का आपके पास प्रैक्टिस पेपर आ चुका है। जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं हमारे लिए एग्ज़ाम से, उसकी ही हम रिवीजन कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स तो मैंने आपको करवा दिए हैं लाइव आकर। और अब हम इशू ऑफ सिक्योरिटी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं और इसके क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा बेस बना देता हूं कि ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन क्या है, क्यों आई और इनका पर्पस क्या है। देखो, ये रेगुलेशन का नाम सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। Issuance 2018, जिसको हम आईसीडीआर भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। अब देखो, दो वर्ड हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर करने हैं। किस चीज़ के डिस्क्लोजर हैं, क्या हैं, और ये रेगुलेशंस एक्चुअल में अगर एप्लीकेबल हैं किसी कंपनी पर और कंपनी की इशू ऑफ कैपिटल, और कंपनी को अगर इशू ऑफ कैपिटल करनी है तो अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका सेक्शन 23 अलाउ करता है कंपनी को इशू ऑफ कैपिटल। बेसिकली ये रेगुलेशन है पब्लिक को इशू करने के लिए। हमने देखा था कि कैपिटल दो तरह से इशू हो रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर। तो जब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं और इशू ऑफ कैपिटल, तो पब्लिक रिक्वायरमेंट, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है पब्लिक कंपनी। इसके साथ सेक्शन 24 में आ जाता है कि इस मैटर से रिलेटेड सारा काम सेबी के अंडर आ जाएगा। फिर सेक्शन 26 कहता है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये हैं मैटर्स टू बी स्टेटेड अबाउट द कंपनी होंगे, कंपनी क्या है, कैसे चल रही है, क्योंकि एक इनविटेशन है, प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट है कि आप हमारी कैपिटल को सब्सक्राइब करो। तो वो डिस्क्लोजर सेक्शन 26 कहता है ये भी सेबी के रेगुलेशन और सेबी ने जो रेगुलेशन बनाई हुई है उसके हिसाब से होगा, और डेटिंग और वगैरह की बात सेक्शन 26 में भी की गई है। तो ये 3 सेक्शन हैं और एक्चुअल में ये सेक्शन सेबी को पावर दे देता है, कंपनी लॉ अपनी पावर को शेयर कर देता है कि आप ये सारा मैटर सेबी को ट्रांसफर कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड रेगुलेशन सेबी बनाएगी। तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आईसीडीआर, तो ये पब्लिक ऑफर के लिए आ रहा है, इशू ऑफ कैपिटल टू पब्लिक। तो पब्लिक ऑफर से रिलेटेड की बात करेंगे और भी इसमें ऑफर्स कन्वर्ट हो जाती हैं। सपोज अगर मैं अब आईसीडीआर 18 की बात करूं, तो ये किन किन तरह की ऑफर्स पर होंगी। एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर, किसका वर्ड है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। और सेबी आईसीडीआर में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को भी डिफाइन किया गया है। ये हैं इक्विटी शेयर्स, अब वो चाहे डिफरेंशियल राइट वाले हैं या कॉमन राइट वाले हैं, और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का मतलब है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर हो, डेट सिक्योरिटीज हो, दोनों को यहां लिया गया है। इट मीन्स
इनके ऊपर और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई हो रही है इनिशियल पब्लिक ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की। किस पर अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं चाहे या डिबेंचर्स हैं, तो इनके लिए सेबी की सेपरेट रेगुलेशन है, इनके लिए भी और इनके लिए भी। नॉन रिडीमेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की रेगुलेशन 2019 की है, और इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी या इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज की भी रेगुलेशन है 2008 की, वो सेबी की सेपरेट रेगुलेशन है। और न्यू सिलेबस वालों के एग्जी में ये कवर नहीं है, प्रोफेशनल में आती हैं, और ओल्ड सिलेबस वाले इसमें पढ़ते हैं। ये रेगुलेशन उन्होंने पढ़ी होंगी। तो अब हम जो ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसमें हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या इक्विटी शेयर तो है ही हैं, इनके इशू की कंप्लायंस, इनके इशू का प्रोसीजर, इनके इशू करने के तरीके, डिस्क्लोजर, उन सब की बात की जाएगी। तो कंपनी जब आएगी तो सबसे पहले आईपीओ लेकर आएगी, जिसको हम आईपीओ बोल देते हैं। फिर ये फर्दर पब्लिक ऑफर पर भी एप्लीकेबल है। उसके बाद राइट इशू पर भी है। बोनस इशू, अब ये कौन सा बोनस इशू होगा, राइट इशू और बोनस इशू लिस्टेड कंपनी, जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी। और आप कंपनी लॉ में भी पढ़ते थे कि साथ में सेबी बोलती, कंपनी लॉ में बोला गया है कि लिस्टेड कंपनी है तो सेपरेट रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगी। और फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब एफपीओ। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है, उसका राइट बोनस आ रहा है, तो ये रेगुलेशन सेबी के जुरिडिक्शन में ही नहीं आती है। सेबी के पास कौन सी कंपनी आ रही है, टू बी लिस्टेड और लिस्टेड, ये दो कंपनियां हैं, उनके लिए ये रेगुलेशन स्पेसिफाई हो रही हैं। बोनस इशू के बाद फिर आ जाता है प्रेफरेंशियल इशू, और प्रेफरेंशियल इशू भी किसका, लिस्टेड कंपनी का। सेक्शन 62 में दिया हुआ राइट बोनस ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो भी लिस्टेड कंपनी के। उसके अलावा QIP एक वर्ड आएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, 2 QIB। एक टर्म आएगा इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जहां पर कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया गया है। SME कंपनी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी, उनके लिए बात की गई है। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज जो हमने पढ़ने हैं, जिन पर हमारा ये सिलेबस डिपेंडेंट है। और ये मान के चलो कि ये करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के लिए पब्लिक इशू लाना एक बहुत बड़ा बिग इवेंट होता है, और पब्लिक इशू आने के बाद फिर LODR कंप्लाइंस आ जाती है, लिस्टिंग की, जो कंपनी के पास लाइफ टाइम चलेंगी। तो अगर कंपनी, कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है, तो वो कंपनी एक्ट 2013 प्लस सेबी एक्ट 1992 और इसके साथ सेबी की रेगुलेशंस, और सेबी को पावर ही सेबी एक्ट से मिलती हैं रेगुलेशंस। वो रेगुलेशंस जैसे ICDR की बात कर रहा हूं मैं, LODR की बात कर रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर, ये जो आपने, मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं और ये मैं मान के चल रहा हूं आप पढ़ने नहीं बैठे, पढ़कर बैठे हो, आप ये सारे चैप्टर आपने किए हुए हैं, तो आपको ये पता है। सिर्फ मैं आपको कनेक्टिविटी बना रहा हूं ताकि आप इस सब्जेक्ट को अभी तक जो समझा था शायद और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में समझ पाओगे, इन रेगुलेशंस के मीनिंग समझ पाओगे, पर्पस समझ पाओगे। तो मेरा पर्पस यहाँ पर वो कंसेप्ट क्लैरिटी आपको लेकर आना है कि आप इन रेगुलेशंस को पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, ये भी पता होना चाहिए। अब सेबी ICDR में तो बात की गई है इशू कैसा होगा, डिस्क्लोजर मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रोस्पेक्टस। LODR आ जाता है कि कंपनी को लिस्टिंग रहना है, तो ये तो लाइफ टाइम चलेंगी, और ये तो जब आएगा whenever issue of
कैपिटल, जब भी कंपनी इशू ऑफ कैपिटल करेगी, चाहे वो आईपीओ ला रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है, राइट है, कुछ भी है, किसी भी वे में वो अगर कैपिटल लेने जा रही है तो ये रेगुलेशंस आईसीडीआर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। एलओडीआर कब अप्लाई हो जाता है? जब कंपनी लिस्टेड है और ये लिस्टिंग और टू बी लिस्टेड कंपनी, जिसको लिस्टिंग मिलेगी तब भी जब वो इस रेगुलेशंस की कंप्लायंस कर लेगी। ये इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर, ये बेसिकली कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग और ये टेक ओवर, और ये भी सब लिस्टेड कंपनी की बात की जा रही है। अब पब्लिक ऑफर आ रही है तो कंपनी जब आईपीओ लेकर आ जाएगी तो उसके बाद ये अप्लाई हो जाएंगी उनके ऊपर, और जब तक पब्लिक इशू नहीं आया और पब्लिक इशू लाना चाहती है तो ये सेबी की आईसीडीआर आ जाएंगी। इसके साथ और जो लॉ जुड़ेंगे वो डिपॉजिटरीज एक्ट जुड़ जाएगा, 1996, प्लस सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सिक्योरिटीज की डीलिंग, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी एक्ट आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और यहां पर इस कंपनी एक्ट में सेक्शन 24, सेक्शन 29, सेक्शन 40 ये तो बात करता है कि आप सेबी के पास जाओगे, ये बात करता है कि डिपॉजिटरी डीमैट फॉर्म में होंगे, और इसमें बात आ जाती है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी बनी हुई है कंपनी लॉ से ही। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करता है ना, तो डिपॉजिटरी कहां से निकला? कंपनी लॉ ने कहा ना कि आपको पब्लिक, अब तो खैर अनलिस्टेड पब्लिक के लिए भी कंपलसरी हो गया है, तो हर पब्लिक कंपनी को ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स इशू करने हैं। और पब्लिक ऑफर लाएगी ही कौन? पब्लिक कंपनी, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये रेगुलेशन मेनली पब्लिक इशू के लिए है, एक्सेप्ट इसमें प्रेफरेंशियल भी इंक्लूडेड है, क्यूआईपी भी इंक्लूडेड है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हो जाते हैं, ईसॉप भी है, ये एक तरह की प्रेफरेंशियल कैटेगरी है। बट ये तो फर्दर दो तो आपकी प्योर पब्लिक ऑफर है, आईपीओ, एफपीओ, और ये सारा शुरू हो जाता है काम लिस्टेड कंपनी, और ये न्यू कंपनी के लिए भी हो जाता है जिनका आईपीओ आ रहा है या एफपीओ आ रहा है। उसके साथ एलओडीआर ऑब्वियसली तब आएगा जब ये स्टॉक एक्सचेंज पर आएंगी, और एससीआरए भी कब आएगा? जब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर आएंगी। तो डिपॉजिटरी एक्ट बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, और एससीआरए बात करेगा कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग, ये भी आएगा। बट इस सब, इन दोनों के ऊपर कौन बैठी है? सेबी। इनका रेगुलेटर भी सेबी है, दोनों का, स्टॉक एक्सचेंज चाहे डिपॉजिटरी है, इनको लिए भी रेगुलेशन सेबी की ही फॉलो करनी पड़ती हैं। हालांकि सेपरेट एक्ट हैं ये, बट इनको रेगुलेशन सेबी की ही फॉलो करती हैं, लॉ इनके लिए सेबी ही बनाता है। इतनी बात हमें क्लियर हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझनी है। इसमें क्या क्या आएगा देखो, जब भी कोई कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, तो उसकी कुछ हमें एलिजिबिलिटी कंडीशन देखनी है, कौन ले सकता है और कौन, इसमें बात की गई है अलाउड और नॉट अलाउड। जब ये हो जाएगा, एलिजिबिलिटी कंफर्म हो गई, ले सकती है, उसके बाद आ जाएगा फर्दर कंप्लायंस, फर्दर कंडीशंस बोल सकते हैं हम इसको। इस कंडीशंस में आप जैसे देखते हो प्राइसिंग कैसे होगी, जब हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे तो फिर उसके बाद
ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, प्राइसिंग के साथ फिर जुड़ जाता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर अपना फंड्स कंट्रीब्यूट करेगा, उसका लॉक इन हो जाएगा, वो सेल नहीं कर पाएगा। लॉक इन ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा। अब मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को पीसी वर्ड यूज करूंगा। फिर यहां पर एक रिजर्वेशंस वर्ड आता है। रिजर्वेशन मतलब हम किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। फिर एलोकेशन आ जाता है। एलोकेशन का मतलब है इन्वेस्टर्स को हम एलोकेट कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स में आपने एनआईआई, आरआईआई और क्यूआईबी, 3 तरह के इन्वेस्टर्स पढ़े हैं। क्यूआईबी, इनके बारे में पहले बात करेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो वर्ड आ रहे हैं ना, मैं एक बार उनको भी आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करूंगा कि इसमें आप कनेक्ट हो सको कि इन रेगुलेशंस का प्रोसीजर किस तरह से चल रहा है। ये आप देखो, एलोकेशन है, फिर मार्केटिंग की बात है, एडवर्टीजमेंट की बात है, फिर एप्लीकेशन कैसे आएगी, अलॉटमेंट कैसे होगी, कॉल्स कैसे होंगी। ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है और आगे रेगुलेशंस चलती जा रही हैं सारी। तो ये पब्लिक ऑफर लाने की एक तरह की कंडीशंस है सारी, कि आप कंपनी जब इन सबको फॉलो करेगी तभी पब्लिक इशू के लिए एलिजिबल हो पाएगी, तभी पब्लिक इशू ले पाएगी। और एक सिस्टम एक वे में बनाया गया। उसका पर्पस था कि सेबी इज अ वॉचडॉग, कि कंपनियां क्या करती हैं कि पब्लिक मनी ले रही हैं, तो वो पर्पस के लिए ले रही हैं, तो वो पर्पस एक तो जेन्युइन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और इन्वेस्टर के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो फंड्स कहकर लिए जा रहे हैं वो वहीं इन्वेस्ट हों, और उनके ऊपर वॉच रखी जाए। तो मॉनिटरिंग एजेंसी जैसा वर्ड सुनते हो आप, डिबेंचर ट्रस्टी वर्ड सुनते हो, जब डिबेंचर आते हैं तो शेयर्स के केस में मॉनिटरिंग एजेंसी वर्ड आ जाता है, डिबेंचर में क्रेडिट रेटिंग वर्ड आ जाता है। तो पर्पस बेसिकली ये सारी रेगुलेशंस बनाने का सेबी का क्या था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये कंपनी और इन्वेस्टर्स, उनके बीच में कौन आई, सेबी। सेबी ने इनको तो प्रोटेक्ट करना है और इनको रेगुलेट करना है। अब वो रेगुलेट कैसे कर रही है, रेगुलेटर वो अपनी रेगुलेशंस बनाती है। जो मैंने अभी रेगुलेशन लिखी, आईसीडीआर रेगुलेशन या एससी एसटी रेगुलेशन या जो भी वेरियस रेगुलेशंस आ रही हैं, तो ये रेगुलेशन साथ में आती हैं। और वो पर्पस क्या है, रेगुलेशन कंप्लायंस किसने करनी है, सेबी ने। और इसी कंप्लायंस में हेल्प कौन करते हैं, इंटरमीडियरीज, जो आपने चैप्टर पढ़ा था। इंटरमीडियरीज किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, सेबी के बिहाफ पर। लिंक किसके बीच में है, इशूअर। अब यहां पर सेबी वर्ड कंपनी नहीं कहती, राइट वर्ड क्या यूज किया गया है, इशूअर। और ये जो इन्वेस्टर हैं ये आरआईआई भी हैं, एनआईआई भी हैं, क्यूआईबी भी हैं। इन सबके साथ कोई फ्रॉड चीटिंग ना हो, इन रेगुलेशंस को बनाने का पर्पस ये रहा होगा। और लिंक ये इशूअर के बीच में है। तो इसमें अब आप देखो कि इंटरमीडियरीज कौन आ जाते हैं, जो ये पूरी टीम है, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, डिबेंचर बैंकर टू इशू, अंडरराइटर, डिबेंचर ट्रस्टी। ये की टीम होती है जो प्राइमरी मार्केट की होती है। और ये पब्लिक इशू कौन सी मार्केट में आ रहा है आपके लिए, प्राइमरी मार्केट में आ रहा है। और जब अलॉटमेंट हो जाएगी, लिस्टिंग हो जाएगी, तो वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा। तो ये प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडिएट है। मर्चेंट बैंकर का रोल क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट को बनाना, फंड रेजिंग करवाना, कैसे, एक तरह का एक्सपर्ट है, गाइड है, जो कंपनी को गाइड कर रहा है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का काम क्या हो जाता है, सब्सक्रिप्शन वर्ड, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ये 3 वर्ड इसके आ जाते हैं। और बैंकर टू इशू भी सब्सक्रिप्शन में काम करता है और अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी में काम कर रहा है।
अंडर राइटर भी सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ है, अनसब्सक्राइब पोर्शन को खरीद रहा है। डिबेंचर ट्रस्टी भी डिबेंचर होल्डर के लिए आ जाता है अगर डिबेंचर्स का इशू है तो ये मेन की इंटरमीडिएट जुड़ जाते हैं और सेबी बेसिकली बीच में बैठ जाती है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से फंड रेजिंग कर रही है तो कुछ लॉ और सिस्टम से हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक अपनी हार्ड एंड मनी सेविंग्स कंपनी को दे रही है, तो उस कंपनी को ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, अब अगर एक कोई पब्लिक कंपनी है जिसको हम सेबी कहती है इशूअर, कि आप सिक्योरिटीज जो इशू कर रहे हो, अब आप चाहे वो लिस्टेड टू बी लिस्टेड कंपनी है, आईपीओ लेकर आ रही है, चाहे एफपीओ लेकर आ रही है, तो यहां पर इशूअर वर्ड बोला जाएगा। तो इशूअर की एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप सीएस स्टूडेंट बन रहे हो तो सीएस बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है ना इंस्टीट्यूट की। ऐसे ही अगर आपको कार खरीदनी है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है ना। कोई भी काम कर रहे हैं जहां पर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो वो एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अब यहां पर एलिजिबिलिटी देखी जा रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा आप प्रॉपर संभाल पाओगे कि नहीं, आपको ये अलाउ किया जाए कि नहीं। तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस ये बताती हैं कि एलिजिबिलिटी प्लस कंडीशंस, कि आप जो पैसा ले रहे हो वो उसको लेने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। सेकंड, आपको वो आपने पैसा ले लिया तो उसके बाद आप उसका राइट यूज कर रहे हो कि नहीं। तो यहां पर जैसे रेगुलेशन 2 में तो आ जाती हैं सारी डेफिनेशंस। रेगुलेशन 3 कहती है एप्लीकेबिलिटी किस तरह पर होगी, इश्यूज, टाइप्स ऑफ इशू, आप ये भी कह सकते हो। अगर एक क्वेश्चन आ जाए विच आर द वेरियस टाइप्स ऑन विच सेबी आईसीडीआर इज एप्लीकेबल, तो आंसर इज रेगुलेशन 3 में जो इशू बोले गए हैं। रेगुलेशन 4 रेफरेंस डेट की बात करता है। रेगुलेशन 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो बात करता है विच इशूअर नॉट एलिजिबल। ये नेगेटिव सेंस में है कि कौन एलिजिबल नहीं है इनको इनवाइट के लिए फॉर पब्लिक इनविटेशन। और रेगुलेशन 6 एलिजिबिलिटी, और ये है आईपीओ के लिए, और एफपीओ के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। अब आपने जगह जगह पढ़ा होगा कि एफपीओ में एलिजिबिलिटी कंडीशंस कम क्यों हो जाती हैं। उसका रीजन है कि कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंडर है, सेबी के मॉनिटरिंग पर है, स्टॉक एक्सचेंज वॉच कर रहा है उसको, और अगर उसकी कंप्लेंट्स हैं, लॉसेस हैं, तो सब कुछ ओपन है, सेबी को पता है उसके बारे में। तो वहां पर सेबी लीनियंट हो जाती है अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो डिफॉल्ट नहीं कर रही, और ऑब्वियसली जो डिफॉल्टर होगी उसको सेबी आने नहीं देगी। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस को। इसमें कुछ डेफिनेशंस जैसे हैं इशूअर, इन्वेस्टर, रिश्ता तो इन्हीं के बीच में है ना, और इशूअर के बाद सिक्योरिटीज जिनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बोला गया है, वेरियस इन्वेस्टर्स की बात की गई है यहां पर। तो इशूअर तो ये हो सकता है अनलिस्टेड, तो वो कहां पर हो जाएगा, टू बी लिस्टेड। तो वो इशूअर आईपीओ लेकर आ रहा होगा, लिस्टेड है तो वो एफपीओ लेकर आ रहा होगा, इसी का राइट आएगा, इसी का बोनस जो अभी चलता जाएगा आगे। मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा अभी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मैंने आपको बुलाया शेयर्स, इक्विटी, और दूसरे
कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, वो दो तरह से हो गई, प्रेफरेंस बी और डिबेंचर बी, दोनों को यहां पर कवर किया गया। फिर इन्वेस्टर्स तीन तरह के आप जानते हो, RII, NII और QIB। RII जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अप टू ₹2 लाख तक की एप्लीकेशन दे रहे हैं, या अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसी के बेस पर तीनों को लिया गया है यहां पर। और NII कौन हो जाते हैं, अबव ₹2 लाख वाले। QIB कौन हो जाते हैं, सारे के सारे QIB हैं। ये कौन है, इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिफरेंट वर्ड है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब है दोज हु आर फ्रीली अलाउड बाय सेबी, जो इसमें सेबी ने नाम दे दिया। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज अ ब्रॉड टर्म, बट इसमें दो नाम आप जानते हो, एक तो हम बोल देते हैं QIB और एक बोल देते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कौन है, जो 10 करोड़ तक की एप्लीकेशन लगा रहा है, अप टू 10 करोड़ और मोर। और यहां पर मतलब लेस देन 10 करोड़ वाला QIB कहलाया जाएगा, और उसी को एंकर इन्वेस्टर बोल देंगे अगर वो 10 करोड़ आएगा। और ये आएगा इन बुक बिल्डिंग इशू। बट QIB, NII ये तीनों के तीनों फिक्स्ड प्राइस इशू में आता है, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस वाले इशू में भी आता है। तो प्राइसिंग के बेस पर डिपेंड कर रहा है। तो एंकर इन्वेस्टर का रोल कब आता है, जब सिर्फ बुक बिल्डिंग प्रोसेस आ रही है। इसको भी अभी मैं एक बार आपको पढ़वा दूंगा। तो 2 लाख तक वाले, यहाँ पर 2 से ऊपर वाले हैं, बट ये ध्यान रखना ये 10 से कम वाले हैं, और यहाँ पर 10 और मोर है। ये कैटेगराइजेशन कर दी गई। इन्हीं के बेस पर आगे एलोकेशन बनेगी कि ये छोटा इन्वेस्टर, ये बड़ा इन्वेस्टर, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर। अब कंपनी में क्या होगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर ये ज्यादा होंगे बट इनका अमाउंट कम होगा। तीनों इन्वेस्टर्स में फर्क क्या है, RII, NII, QIB, और QIB का फर्दर पार्ट एंकर इन्वेस्टर। ये है स्मॉल इन्वेस्टर आप बोल सकते हो, ये हाई नेटवर्थ वाले आ जाएंगे, HNIs बोल सकते हो आप उनको। इनको रिटेल इन्वेस्टर भी बोला जाता है। ये बड़े बिग इन्वेस्टर आ गए, और ये लार्ज, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो कम से कम 10 करोड़ रुपया लगाकर आ रहे हैं। तो हैं तो ये दोनों के दोनों ही QIB। और QIB कौन है, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये वेरियस कैटेगरीज हैं। अभी अब जब डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स आएंगी। इनका ये अब मान के चलो, देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में भी कहना नहीं चाहिए कौन सी कैटेगरी कम है और कौन सी ज्यादा है। गरीब ज्यादा है, ये हमारी बदकिस्मती है, बट छोटे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, 3 क्लास होती है ना हमारे पास। एक हम कहते हैं लोअर क्लास, जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, एक होती है मिडिल क्लास, एक उसको हम इनकम रेंज से देखते हैं। हालांकि इनकम रेंज का मतलब है लोअर इनकम, मिडिल इनकम, हायर इनकम और सुपर हायर इनकम। क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास का मतलब होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इनकम। विद रिस्पेक्ट टू पर्सनैलिटी हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हायर इनकम वाला है, हायर मिडिल क्लास है, तो उसकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, गुडविल भी ज़्यादा है, और जो बेचारा गरीब आदमी है हम उसकी उतनी इज्जत नहीं करते। शायद वो एक अमीर से ज़्यादा समझदार हो और ज़्यादा ईमानदार हो। और आप देखते हो दुनिया में अमीर कम है और गरीब ज़्यादा है। तो ऐसे ही
गरीब अमीर की ज्यादा पूजा होती है। अगर हमारे यहाँ फंक्शन है, एक अमीर रिश्तेदार आ गया और एक गरीब रिश्तेदार आ गया, अटेंशन सबकी किस पर ज्यादा होएगी? अमीर वाले की तरफ। ये जिंदगी की सच्चाई है, और ये सच्चाई इतनी गलत है, इतनी गलत है, आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटा इंसान भी उतनी ही डिग्निटी रखता है जितना बड़ा, बट हम उसको पैसे के तोल में बिठाकर बड़ा छोटा कर देते हैं, चाहे वो एक नंबर का चोर हो, चाहे एक नंबर का बेईमान हो वो। तो ये बड़ा छोटा वर्ड जो दुनिया में चला आ रहा है ना, वो बहुत गलत है कि मैं बड़ा तुम छोटे। तो अगर मैं किसी को छोटा बोल रहा हूँ तो बेसिकली तो मैं अपनी इज्जत खो रहा हूँ। मैं किसी को छोटा बोलकर उसको नीचा दिखा रहा हूँ। हैं तो सब भगवान की इंसान ना, सब में ऑक्सीजन की जरूरत है, सबके पास वही ब्लड है, सबको वही हवा पानी चाहिए, सबको भूख लगती है। तो अलग कैसे हो गए? ऊपर वाले की नजरों में तो अलग नहीं है ना, हमने अलग बना दिया। रिच पुअर, रिच पुअर बहुत गलत कैटेगराइजेशन है। बट यहां पर सेबी ने इस कैटेगराइजेशन को इसलिए किया है ताकि इनको प्रोटेक्शन ज्यादा दी जा सके। मतलब ये स्मॉल इन्वेस्टर हैं, इनकी मनी की ज्यादा प्रोटेक्शन हो, इनको थोड़ा रिस्क पे डाला जाए, इनको थोड़ा बिग रिस्क पे डाला जाए, और कंपनी की वेल्थ का ज्यादा से ज्यादा फायदा इनको दिया जाए जो अच्छी कंपनियां हैं। जो खराब कंपनी है उनको वहां पर डाला जाए। जैसे आप देखते हो कि पब्लिक ऑफर की रूट है, एक रूट होता है, हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी रूट बोल देते हैं अपनी भाषा में, और एक QIB रूट बोला जाता है या अल्टरनेट रूट। मतलब कंपनी के लिए है ये, कंपनी इन तक जब पहुंचेगी अगर प्रॉफिटेबल है तो RII को ज्यादा वेटेज दी गई है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रूट में RII को एलोकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दिए गए हैं, NII को कम दिए गए हैं। और आप देखते हो QIB पोर्शन बहुत कम आ जाता है। उसका रीजन क्या है कि एलोकेशन यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है और यहां पर कम है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी में तो RII को ज्यादा एलोकेशन दे दी गई, QIB रूट में यहां पर इनकी कम हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है और इनकी बढ़ जाती है। आपने देखा था ना 75% कम से कम इनको शेयर्स जाएं। तो अभी मैं रेगुलेशंस पे आऊंगा, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं कि ये कैटेगराइजेशन क्यों की गई थी कि हम जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो अपने शेयर्स की एलोकेशन कैसे करेगी, उस कंपनी का इन्वेस्टर को पार्ट किस लेवल पर बनवाया जाएगा। ज्यादा पैसे वालों को रिस्की कंपनियों में ज्यादा शेयर दिलवाए जाएंगे, छोटे इन्वेस्टर को कम दिलवाए जाएंगे, और जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं उसमें छोटे इन्वेस्टर को ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। तो RII, NII, QIB इन्वेस्टर कैटेगराइजेशन करने का सेबी का पर्पज ही यही है कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, जो 4 कंडीशंस पूरी कर रही है, जो आप जानते हो, नेट टेंजिबल असेट, एवरेज नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, नेम चेंज, ये सब पॉजिटिव होने चाहिए तीनों कंडीशन, तो प्रॉफिटेबल कंपनी आ गई वो। और अगर लॉस मेकिंग कंपनी है या 3 साल से कम पुरानी है या उन 4 एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रही, जिसकी पॉजिटिव नेटवर्थ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि आप QIB से 75% लगवाओ। उसका रीजन है कि ये बड़ा इन्वेस्टर है, रिस्क ज्यादा ले सकता है, इसके पास ज्यादा पैसा है। ये छोटे इन्वेस्टर को से भी यहाँ पर डिस्करेज कर देती है। तो ये ICDR रेगुलेशन इस तरह से बैलेंसिंग की गई है। तो अब आप जब ICDR रेगुलेशन को पढ़ते हो तो इस कंसेप्ट से पढ़ा करो, इस माइंडसेट से पढ़ो, इस नॉलेज से पढ़ो कि ये रेगुलेशन बनाई क्यों है और बैलेंसिंग कैसे की गई है। इनको रट्टा मारने से कभी भी याद नहीं होने वाली, और ये आपका करियर का बहुत बड़ा एक बिग प्लेटफॉर्म है। आपको मर्चेंट बैंकर्स के पास जॉब चाहिए, हाईली पेड मर्चेंट बैंकर बैठे हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं जो वहां पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और शायद 1-2 की जॉब भी लगी है वहां पर, और बताते हैं कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। बट यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको सेबी लॉ की ज्यादा जरूरत है रेदर देन कंपनी लॉ।
अगर आपको कैपिटल मार्केट में आना है तो कंपनी लॉ के साथ आपको सिक्योरिटीज लॉ में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड कंपनी में जाना चाहते हो तो आप सिर्फ कंपनी लॉ से सोचो पहुंच जाओगे, पॉसिबल नहीं है। आपकी कमांड सिक्योरिटीज लॉ में भी चाहिए। और सिक्योरिटीज लॉ बने क्यों हैं, मैं पहली क्लास से समझाता आ रहा हूं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। हर लॉ का पर्पस ये है कि इन्वेस्टर मनी को सेव करना है, इस सिस्टम में प्रॉपर चलाना है। तो उसी के हिसाब से ये रेगुलेशंस बनी है। आओ अब आते हैं डेफिनेशंस पे। कुछ मेन डेफिनेशंस करा देता हूं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रिवीजन कराने के लिए मेरे को टाइम बहुत कम मिला है। एक्चुअल में जब हमने क्लासेस शुरू की हैं तो काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गए हम इस बार। वीजी स्टडी हब लॉन्च हुआ ही मई एंड में था, तो वो प्लान करने के कारण रिवीजन क्लास डिले हुई हैं। दिसंबर अटेम्प्ट से तो फुल फ्लेज रिवीजन क्लास में दे पाऊंगा आपको, बट अभी तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि मैं पूरा सिलेबस नहीं करवा सकता, इसीलिए मैं लाइव से इस पर आया। बट बीच में गैप आ गया ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस, आई कुड नॉट रिकॉर्ड क्लासेस। बट मैंने फिर ये डिसाइड किया कि पूरे रिवीजन की तरफ जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत शॉर्टकट में आना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा। तो बेटर है मैं वो टॉपिक उठा लेता हूं जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़े, ताकि जो आपने पढ़ा है और जो आप पढ़ रहे हो और उसमें स्ट्रांग हो जाओ। तो मैंने इसीलिए अब सेबी आईसीडीआर आपसे प्रॉमिस किया था, ये मैं दूंगा आपको। बट इस टॉपिक को मैं सिर्फ रिवीजन की तरह से घास काटता जाऊं, वो कोई फायदा नहीं है। मैं अब आपका, मेरा पर्पस रिवीजन से ज़्यादा ये हो चुका है कि रिवीजन प्लस आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपकी उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी हो, ताकि आप एग्जी में पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल में आओगे दोबारा फिर आईसीडीआर पढ़ना है आपने। यहाँ पर लेवल कम है, वहाँ पर लेवल बढ़ जाएगा। देखो ये बुक आपके पास है। बुक में सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस को देखते हैं, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। आईपीओ राइट बाय लिस्टेड कंपनी, फर्दर लिस्टेड, प्रेफरेंशियल लिस्टेड, क्यूआईपी लिस्टेड। आईपीओ आईडीआर पे भी है, मैंने लिखा नहीं वहां पर। राइट इशू ऑफ आईडीआर, आईपीओ ऑफ एसएमई, इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम, ये भी आएगा। तो मैं यहां पर ये ऐड कर देता हूं। मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ इशू लिखे थे जो आईडीआर का, आईपीओ भी, एफपीओ भी और राइट भी। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है ये। फिर राइट इशू 50 करोड़ से कम वाला अगर है तो ये रेगुलेशन से एग्जेम्पशन मिल गई है, कंप्लीटली बाहर नहीं हुई। हाँ, मेजोरिटी ऑफ रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगी। अगर कंपनी का 50 करोड़ से कम है तो उसमें बोला गया आप सिर्फ अपना लेटर ऑफ ऑफर सेबी को जरूर दे देना, बाकी आप एज पर कंपनी लॉ कर लो। सेबी क्या कह रही है, और ये लिमिट पहले 10 करोड़ थी, तो जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं या जिन्होंने अमेंडमेंट नहीं की है, अमेंडमेंट हमने डाली हुई है, वहां पर ये 10 लिमिट वाली 50 करोड़ लिमिट हो चुकी है काफी टाइम से। तो ये 10 करोड़ कट चुका है। और ये देखो कब से हुई है, 28/9, तो ऑलमोस्ट 1 साल के करीब होने वाला है ये एप्लीकेबल हुई थी। और किस पर ये अप्लाई नहीं होगी, रेगुलेशन 9 ऑफ सेबी टेक ओवर कोड वाली पर। आगे आते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन देखो, एंकर इन्वेस्टर मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए लगा रहा है पब्लिक इशू में, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आ रहा है, और अगर एसएमई कंपनी में होगा तो ये 2 करोड़ हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपने नोटिंग की होगी तो मैं यहां पर इसको ऐड कर देता हूं। ये ध्यान रखना 2 करोड़ है इफ एसएमई कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है। और ये ध्यान रखना बच्चे मोस्टली गड़बड़ कर जाते हैं, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस वाले इशू में ही है, सारे इश्यूज में एंकर इन्वेस्टर का रोल नहीं आता। मतलब अब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो 10 करोड़ लगा रहा है या 50 करोड़ लगा रहा है, अगर बुक बिल्ड इशू नहीं है तो सब बराबर है उसमें, वो स्टेट बैंक कितनी भी एप्लीकेशन लगाए। बट अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आ रहा है और एंकर इन्वेस्टर की कंपनी ने ऑप्शन ली है, वो भी कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शन है कंपनी एंकर इन्वेस्टर को एलोकेशन करे या ना करे। तो अगर कंपनी एलोकेशन कर रही है एंकर इन्वेस्टर को, तो अगर स्टेट बैंक है या पीएनबी है या कोई म्यूचुअल फंड है या एलआईसी है,
10 करोड़ से कम एप्लीकेशन लगाएगा तो वो QIB ही कहलाया जाएगा, बट अगर 10 या 10 से ज्यादा लगा देगा तो एंकर इन्वेस्टर हो जाएगा। है कैटेगरी वही QIB की, बस QIB की कैटेगरी के बाद फर्दर नाम दे दिया गया एंकर इन्वेस्टर, जो सिर्फ बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आएगा, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। क्लियर हुई बात? अब मान लो कि LIC है, फिक्स प्राइस इशू चल रहा है, तो LIC 10 करोड़ की लगाए चाहे 100 करोड़ की लगाए, QIB ही कहलाएगा। बट अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आ रहा है तो LIC 10 करोड़ से कम लगाएगा तो QIB कहलाया जाएगा, 10 से ज्यादा लगाएगा तो एंकर इन्वेस्टर कहलाया जाएगा। बाकी जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं मैं उनको नहीं छेड़ूंगा। बुक बिल्डिंग भी आप जानते हो, बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिमांड चेक करते हैं, किस चीज की, प्राइस की, क्वांटम और वैल्यू की, और अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो कूपन, इंटरेस्ट रेट की। बुक बिल्डिंग का क्वेश्चन करा दूंगा मैं। कंपोजिट इशू का मतलब होता है पब्लिक कम राइट इशू। ये भी बच्चे पूछते हैं कि कंपोजिट इशू क्या है, तो पब्लिक और राइट दोनों जब आते हैं इकट्ठे, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को अलग से राइट इशू दे रही है और पब्लिक को पब्लिक ऑफर दे रही है। ड्राफ्ट लेटर ऑफर क्या होता है? जो सेबी की अप्रूवल के लिए गया है, जब सेबी का अप्रूवल हो गया तो उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। एम्प्लॉय की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। एम्प्लॉय का मतलब यहां पर ये बोला गया है कि क्यों, पहली बात तो एम्प्लॉय को डिफाइन क्यों किया जा रहा होगा। एम्प्लॉय को डिफाइन करने का क्या पर्पस होगा यहां पर सेबी ICDR में? एम्प्लॉय को डिफाइन करने का पर्पस है कि जब रिजर्वेशन वर्ड आएगा तो कंपनी इनके लिए रिजर्व करती है। ऑफ पब्लिक ऑफर, इशू साइज का, नेट ऑफर टू पब्लिक, इसकी भी हम अभी बात करेंगे। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देगी तो वो कौन कौन होंगे? परमानेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, रिजर्वेशन टेम्परेरी एम्प्लॉय को तो दोगे नहीं आप। उसके साथ बोला गया वो चाहे इंडिया में है चाहे आउटसाइड इंडिया, ऑफ द इशुअर या ऑफ द प्रमोटर और सब्सिडरी कंपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको इसका ये आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर लेना, ध्यान से देखो। एम्प्लॉय सेक्शन 2 क्लॉज O में डिफाइन किया गया है, मींस जो परमानेंट एम्प्लॉय है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैजुअल एम्प्लॉय से आ जाए, टेम्परेरी से आ जाए तो सीधा आप नो बोलोगे, वो कवर्ड नहीं है। इंडिया में है चाहे आउटसाइड इंडिया में है, ये अलाउड है। और ESOP वाले एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहां मत ऐड कर देना। ESOP वाली डेफिनेशन अलग है, यहां पर जो हम कह रहे हैं सेबी ICDR ये एम्प्लॉय को जो दे रहा है वो कह रहा है अंडर सेबी ICDR। नॉट फॉर ESOP, क्योंकि ESOP की सेबी की सेपरेट रेगुलेशंस हैं, तो वो यहां पर कवर्ड नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? फिर आ रहा है कौन सा एम्प्लॉय, इशुअर का या प्रमोटर ग्रुप की कंपनी आ रही है। प्रमोटर की मतलब ए लिमिटेड एक कंपनी है और उसका प्रमोटर पब्लिक इशू ला रहा है, तो वो अपनी कंपनी को दे रहा है। सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं, बट ना तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है ना एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि इश्योर खुद होल्डिंग होगा। अगर वो सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को दे रहा है तो इश्योर खुद कौन होगा? होल्डिंग ही तो होगा। तो और एसोसिएट कंपनी को तो बिल्कुल नहीं माना गया, और जबकि ESOP में होल्डिंग कंपनी कंसीडर की जाती है। फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर को भी यहां एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ही डाला गया है। वेदर और नॉट
यहाँ पर मैं पढ़वा देता हूँ पहले आपको, चाहे होल टाइम है चाहे पार्ट टाइम है, मतलब एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है, बट किनको नहीं बोला गया। प्रमोटर अगर खुद डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रमोटर ग्रुप का है डायरेक्टर, या वो डायरेक्टर खुद या अपने रिलेटिव के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जो अभी तक इशू और अलॉट हो चुके हैं ऑफ द इशूअर, तो उसको यहां पर एम्प्लॉय नहीं माना गया। मतलब डायरेक्टर 10% से ज्यादा ऑलरेडी शेयर लेकर बैठा है तो हम उसको एम्प्लॉय इसलिए नहीं मान रहे कि उसको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। हम रिजर्वेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने के लिए, बट अगर बड़ी क्वांटिटी का डायरेक्टर ऑलरेडी बैठा है तो उसको हमने एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं डाला, वो रिजर्वेशन में कवर्ड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना जब आपने रिजर्वेशन की रेगुलेशंस पढ़ी होंगी कि फिक्स प्राइस इशू में रिजर्वेशन क्या है, एम्प्लॉयज को होती है, और क्यूआईबीज की अलग है, बिजनेस एसोसिएट पहले होता था, टर्म हट गई। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए रिजर्वेशन है, बेसिकली एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए आती है रिजर्वेशन, और एलोकेशन में क्यूआईबी, आरआईआई, एनआईआई वर्ड आ जाता है। तो जब हम रिजर्वेशंस में देखेंगे तो अगर कंपनी अब कह रही है कि मेरे 2% शेयर रिजर्व फॉर एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय का मतलब हम यहाँ समझ रहे हैं कि वो कंपनी का अपना एम्प्लॉय है, अपनी कंपनी की सब्सिडरी का एम्प्लॉय है, वो भी उस कैटेगरी में आ जाएगा। और प्रमोटर का ग्रुप, प्रमोटर कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको भी हम ये बेनिफिट देंगे। साथ में डायरेक्टर है, उसको भी हमने एम्प्लॉय मान लिया, बट प्रमोटर खुद डायरेक्टर है तो नहीं होगा, या डायरेक्टर प्रमोटर ग्रुप कंपनियों में है तो वो डायरेक्टर एम्प्लॉय रिजर्वेशन में नहीं आएगा। जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको रिजर्व कैटेगरी में शेयर्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर है और वो ऑलरेडी ही 10% से ज्यादा शेयर्स लेकर बैठा है तो उसको रिजर्वेशन में या हम कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो जहां भी रेगुलेशन में एम्प्लॉय वर्ड आएगा तो उसमें वो डायरेक्टर बाहर हो जाएगा जो 2% से ज्यादा शेयर रख के बैठा है। अब ध्यान रखना, यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, स्मॉल डायरेक्टर कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, जबकि आप देखते हो कि स्वेट इक्विटी सबको दिए जा सकते हैं। ई-सॉप में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉय अगर डायरेक्टर है तो भी नहीं मिलते। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यहां डेफिनेशन अलग है, वहां डेफिनेशन अलग है। तो वो क्वेश्चन यहां मत घुसा देना। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं कि सर क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कंपनी लॉ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन की पूरी क्लास डालूंगा जल्दी ही। आप उसमें जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी शेयर होल्डर हो सकता है। अगर आप सेक्शन 149 की डेफिनेशन में जाओगे तो उसमें मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जाओगे तो वहां पर ये आएगा कि 2% तक का शेयर होल्डर है और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, बट लिमिट है। सेकंड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्वेट इक्विटी नहीं ले सकता, बट उसको ई-सॉप मिल सकते हैं। ई-सॉप के लिए वो एलिजिबल, सॉरी, ई-सॉप के लिए एलिजिबल नहीं होता, स्वेट इक्विटी ले सकता है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। स्वेट इक्विटी क्योंकि हो सकता है वो पहले से कोई उसको हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए हो उस वक्त के लिए, बट ई-सॉप तो वो एम्प्लॉयज के लिए है ना, और हम उसको तो एम्प्लॉय मान ही नहीं रहे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है टू वॉच ऑन डायरेक्टर, तो अगर वो एम्प्लॉय मान लिया तो वो तो कंपनी का हो जाएगा। हमें तो उसको बाहर वाला रखना है, अपना तो बनाना ही नहीं, पराया बना के रखना है उसको। तो वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो 2 क्वेश्चन कॉमनली मेरे पास आते हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर हो सकता है? यस, बट अप टू 2% तक। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी मिलेंगे, ई-सॉप मिलेंगे, या अदर कंपनियों में रिजर्वेशन मिलेगी जब पब्लिक इशू आएगा? कहीं कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मना किया गया है ई-सॉप में, बाकी सब जगह कहीं भी मना नहीं किया गया। उसके बाद बोला गया है कि ई-सॉप पर ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगी। तो हम जब ये पढ़ रहे थे अभी, ये क्लियर हुआ होल टाइम है या नहीं। उसके बाद कौन एक्सक्लूड हो गया? प्रमोटर, पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर होल्डिंग अबाउट 10%,
इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस नहीं, आउटस्टैंडिंग जो अभी तक इशू हो चुके हैं। इट मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एम्प्लॉय फॉर आईसीडीआर, बट एलओडीआर में मना किया है सेबी ने। अब यहां पर लिख देता हूं फॉर, वो हट गया था, ये आप नोट कर लोगे। तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर आप जानते हो, ग्रीन शू ऑप्शन में अभी आगे कराऊंगा, आईपीओ। अब देखो ध्यान से देखना, दोनों वर्ड में क्या दिया गया, ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब यहां पर क्या है, इक्विटी शेयर प्लस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब अगर हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पे जाएंगे, देखो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मींस इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कोई भी हो सकती हैं, प्रेफरेंस या डिबेंचर या कोई और भी तरह की सिक्योरिटी इशू हो रही है जो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स है। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पर ही ये रेगुलेशन अप्लाई हो रही हैं, अगर हम जहां पर लिखा हुआ है। अब आईपीओ की बात आई तो आईपीओ में ये बोला गया कि फर्दर पब्लिक ऑफर और आईपीओ क्या है, आईपीओ मींस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अनलिस्टेड इशूअर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ऑफर फॉर सेल, अगर एग्जिस्टिंग शेयर अपने सेल हो रहे हैं तो बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटी बाय एन अनलिस्टेड इशूअर। और फर्दर पब्लिक ऑफर में कौन आ जाता है, लिस्टेड इशूअर। दोनों में सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं, मतलब इसमें कवर्ड क्या नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर होते हैं और डिबेंचर, जो दो कैटेगरी मेनली हम देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब बच्चों को कंफ्यूजन एक ही आता है, क्यूआईबी इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम अभी छोड़ दो, ये मैं बाद में बताऊंगा, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है। क्यूआईबी एक कंपनी सेबी की लिस्ट है, 200 में लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन लोग क्वालिफाइड हैं टू मेक एप्लीकेशन इन पब्लिक इशू। उनको सेबी से अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेबी से रजिस्टर्ड या किसी अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहां पर क्यूआईबी के साथ कौन जुड़ जाते हैं, और फैमिली ट्रस्ट, इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद वोट, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है उनकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से, फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग एंड और ट्रेडिंग ऑन इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन चैप्टर 10। तो इंस्टीट्यूट, जब हम क्यूआईपी या इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहां पर क्यूआईबी के साथ वर्ड आ जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यूआईबी तो सारे ही हैं, बट फैमिली ट्रस्ट, इंटरमीडियरीज जो जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है वो इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम पे अलग कंसीडर हो जाएंगे। अदर इश्यूज में सब जगह क्यूआईबी ही वर्ड चलेगा, बट जब आईजीपी आ जाएगा तो वहां पर दो वर्ड आ जाते हैं। इशू साइज पे भी और नेट ऑफर टू पब्लिक दो वर्ड आते हैं, इशू साइज एंड नेट ऑफर टू पब्लिक। दोनों में इशू साइज का मतलब है जो हमने टोटल ऑफर दी है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बॉट इन एज पर द इशू, तो ये तो टोटल ऑफर है कि उसमें। अब नॉर्मली हम जब देखते हैं, एक सेकेंड, मैंने अगर अलग से बना रखी है तो दे देता हूं, यहीं लिख देता हूं मैं। देखो सपोज एक एबीसी लिमिटेड है, उसकी ऑफर है ₹100 करोड़। अब वो शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, कुछ भी हो सकती हैं। उस ऑफर में प्रमोटर भी देगा, एम्प्लॉयज भी होंगे,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो इशू साइज बोला जाएगा, मान लो प्रमोटर ने 25 करोड़ दिया, एम्प्लॉय को हमने 5 करोड़ दे दिया रिजर्व, और एग्जिस्टिंग को भी हमने 5 करोड़ रिजर्व कर दिया या 10 करोड़ कर दिया फॉर एग्जांपल। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी एज पर रेगुलेशंस नहीं जा रहा। तो यहां पर पब्लिक को क्या मिलेगा, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। यहां पर प्रमोटर ने अपना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लिया, यहां पर रिजर्वेशन थी, यहां पर भी रिजर्वेशन थी, तो पब्लिक को जो फिगर बची ये लेस ये लेस ये लेस करके, तो यहां पर जो ये 60 करोड़ बचेगा वो क्या कहलाया जाएगा, नेट ऑफर टू पब्लिक। और यहां तक की जो कैटेगरी है ये पूरी मिलाकर ये इशू साइज है। तो अभी मैं पढ़वाता हूं, आपको और क्लियर होगा। इशू साइज इंक्लूड्स ऑफर डॉक्यूमेंट एंड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बॉट इन पार्ट ऑफ द इशू। अब नेट ऑफर टू पब्लिक को भी मैं बता देता हूं पहले। नेट ऑफर का मतलब है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो ऑफर में से लेस क्या कर दोगे, डज नॉट इंक्लूड रिजर्वेशंस एंड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो लेस जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आ रहा है प्लस रिजर्वेशंस। और रिजर्वेशंस क्या होंगी, जो एम्प्लॉइज को होती हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होती हैं। जब आप रिजर्वेशन में पढ़ोगे तो दोनों मतलब का वर्ड का मतलब समझा आपने। इशूअर मींस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बाहर की कंपनी भी इंक्लूडेड है यहां पर, ऑथराइज है जो। की मैनेजरियल पर्सन भी यहां पर एक ब्रॉड डेफिनेशन है। यहां पर केएमपी अंडर कंपनी एक्ट 2013 और प्लस मिलाकर, तो बोला गया मींस ऑफिसर और पर्सनल ऑफ इशूअर हु आर मेंबर ऑफ कोर मैनेजमेंट टीम एक्सक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा जो इशू को मैनेज कर रहे हैं, यहां पर की मैनेजरियल पर्सन पर्पज आ रहा है फॉर पब्लिक आईसीडीआर, कि हम पब्लिक इशू या जो भी कंप्लायंस इसके अंडर आएंगी उनमें किन किन लोगों को हम मानेंगे। तो जो कोर मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, तो यहां पर मैं लिखूं कोर मैनेजमेंट टीम एक्सक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हैं। उसके बाद एंड मेंबर ऑफ मैनेजमेंट 1 लेवल, मेंबर बिलो 1 लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। फिर फंक्शनल हेड्स, की मैनेजरियल पर्सन एज डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट और अदर पर्सन एज कंपनी में डिक्लेयर बाय केएमपी। तो यहां पर केएमपी में कौन कौन आ रहे हैं, केएमपी का मतलब है जो यहां पर बोला गया है कोई भी ऑफिसर या पर्सनल जो कोर मैनेजमेंट टीम का मेंबर है या 1 लेवल बिलो इस टीम के काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, या केएमपी कंपनी एक्ट 2013 वाला, और या जो डिक्लेयर्ड है कि ये हमारी तरफ से की मैनेजरियल पर्सन है। बेसिकली यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि आईसीडीआर की कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और डिफॉल्ट हुआ तो जिम्मेवार कौन माना जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए इस टर्म को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर कंपनी लॉ वाला केएमपी मत लिखाना, केएमपी मींस टीम जो उसमें नॉमिनेटेड है फॉर मैनेजमेंट ऑफ इशू। लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर जो सेबी से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विद बोर्ड, एंड इन केस बुक बिल्ड इशू है तो बुक रनिंग मतलब बुक बिल्डिंग भी वही कराएगा। नेट ऑफर मैं बता चुका हूं। नेट टेंजिबल एसेट एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आती हैं। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ इशूअर एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइंड है।
नेटवर्थ भी आती है, आप देखते हो ना, नेट टेंजिबल 3 करोड़ से ऊपर चाहिए, और ये नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स फुल ईयर्स में। तो नेटवर्थ को भी यहाँ पर बोला गया है पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब सारे शेयर्स। ऑल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एडजस्ट करके उसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं होगा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस करोगे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ नहीं हुए, और इंक्लूड एक्सक्लूड, ये तो लेस होगा, और एक्सक्लूड कौन सा हो जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व और डेप्रिसिएशन राइट बैक किया है एंड अमलगामेशन के बेस पर। तो ये नेटवर्थ को भी आपको करना है, मैंने यहां पर नोट्स में दिया भी हुआ है। देखो, तो नेटवर्थ का मतलब हमारे पास क्या निकल कर आया? पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस, रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L। क्या क्या इसमें से आप नहीं लोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्सक्लूड करोगे, डेप्रिसिएशन राइट बैक हुआ अमलगामेशन के कारण या उसका कोई रिजर्व मेंटेन किया था। डिडक्ट लेस क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को आप यहां पर लेस कर दोगे इस फिगर से। और किसको नहीं लोगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व, को नहीं लोगे। और उसके बाद टोटल ऑफर, इशू साइज मैंने आपको बता ही दिया। इशू साइज का मतलब टोटल ऑफर इंक्लूडिंग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, नेट ऑफर टू पब्लिक मतलब लेस रिजर्वेशन, एम्प्लॉई एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर या कोई प्रमोटर ग्रुप को हमने कोई अगर रिजर्वेशन दी हुई है तो। क्लियर हुआ जी यहां तक? तो अब मैं इसी के लिए तो कहता हूं ना कि रिवीजन में तो बहुत फास्ट हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूं कि अब आपको थोड़ा सा इस सेबी ICDR 30 घंटे की क्लासेस हैं, अगर हम करने जाएं तो उसको रिवाइज भी कैसे किया जा सकता है। मैं अब कोशिश ये करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूं जहां पर आप अटकते हो। नॉमिनेटेड इन्वेस्टर पे भी क्वेरी बहुत आती है। नॉमिनेटेड इन्वेस्टर होता है जो SME कंपनी के लिए नॉमिनेट किया गया है कि पब्लिक इशू में मिनिमम कमिटमेंट दे रहा है, इतने शेयर तो लेगा ही लेगा। पहले से ही उसको अलग से हमने पार्ट कर दिया कि ये पर्सन इतने शेयर ले रहा है, ही इज नेम्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अदर देन रिटेल इन्वेस्टर और QIB, तो RII नहीं है जो और QIB नहीं है जो, वो क्या है? NII। तो RII कौन है? 2 लाख वाला, QIB अलग से है, तो ये मोर देन 2 लाख वाले हो गए। मींस अगर मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन लगा रहा हूं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया मैं। मिस्टर राम 2 लाख से कम की लगा रहे हैं तो RII है, 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो NII है। बट अगर एक रिलायंस लिमिटेड इशू कर रही है, लगा रही है, तो वो इंडिविजुअल नहीं है, तो वो कहां पर जाएगी? फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जाएगी। ऑफर डॉक्यूमेंट, RHP, प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, ये सब आएंगे। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट SC/ST के हिसाब से आएगा। प्रेफरेंशियल इशू, तो यहां पर ना एक बहुत छुपी हुई चीज है, ध्यान रखना कि 2 लाख वर्ड RII के लिए बोला नहीं गया। ये हम मान लेते हैं कि RII के अलावा, बट RII के अलावा कोई अगर HUF है, बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एप्लीकेशन लगा रही है, वो भी किस में चली जाएगी? नॉन इंस्टीट्यूशनल में। तो वो 2 लाख से कम लगा रही है तो भी यहां पर आ जाएगी। प्रेफरेंशियल इशू जो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जा रहा है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, और कंपनी लॉ भी ये कहता है कि सेक्शन 42 अप्लाई होगा। किसको अप्लाई नहीं किया माना गया? ESOP, स्वेट इक्विटी, डिपॉजिटरी रिसीव्ड, ये प्रेफरेंशियल इशू नहीं है, क्योंकि हम इसमें ग्रुप सेलेक्ट ग्रुप होता है, यहां पर भी सिलेक्ट ग्रुप है, यहां पर भी सिलेक्ट ग्रुप है फॉरेन इन्वेस्टर, बट उसको हम प्रेफरेंशियल इशू नहीं मानेंगे, उसकी रेगुलेशंस अलग हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट जो सेलेक्ट ग्रुप को हो रही है इसके अलावा छोड़कर। प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब क्या है? जिसका नाम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में है, एनुअल रिटर्न में है, कंपनी का कंट्रोल कर रहा है, या जिसके इशारे से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला छोड़ के। प्रोवाइडेड फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, AIF, म्यूचुअल फंड, अगर ये 20% से ज्यादा शेयर लेकर बैठे हैं तो इनको हम प्रमोटर नहीं मानते। इसको भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ, देखो
प्रमोटर सेक्शन ओ में है, पर्सन नेम्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं QIB में गलत रेगुलेशन बोल गया था, वो 200 नहीं है प्रमोटर की है 200। पर्सन नेम्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट और एनुअल रिटर्न, कंट्रोल अफेयर ऑफ कंपनी या डायरेक्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इशूअर, किसको आप हटा दोगे, प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। FPI कैटेगरी 1 और 2 वाले अगर किसी कंपनी में 20% शेयर लेकर बैठे हैं तो उनको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। बट इसमें ना एक और टर्म है, एक मिनट रुकना, ठीक है जी। अब आते हैं अगली डेफिनेशन जो बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि प्रमोटर ग्रुप कौन है। व्हाट इज प्रमोटर ग्रुप? प्रमोटर ग्रुप एक्सी लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप रीड पर रखोगे। वैसे मैं बता देता हूं, प्रमोटर ग्रुप का मतलब है, मान लो कोई ए लिमिटेड इशूअर है, इसके प्रमोटर होंगे कोई, और प्रमोटर के पीछे कोई प्रमोटर ग्रुप भी हो सकता है। तो प्रमोटर ग्रुप में प्रमोटर तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके रिलेटिव्स भी आ जाएंगे। रिलेटिव्स स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, एनी पेरेंट मतलब मदर फादर स्टेप भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन, स्पाउस। चिल्ड्रन मतलब डॉटर सन, स्पाउस उनके हस्बैंड, सन की वाइफ, डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ, उनको भी यहां पर रखा गया है। अगर प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है तो मतलब ए लिमिटेड इशूअर है और बी लिमिटेड प्रमोटर है, तो इसकी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी कोई। अगर बॉडी कॉर्पोरेट इन विच प्रमोटर होल्ड्स 20% और मोर इक्विटी शेयर एंड और बॉडी कॉर्पोरेट विच होल्ड 20% और मोर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब अगर कोई कंपनी है, ए लिमिटेड तो हमारा देखो इशूअर हुआ, बी लिमिटेड हमारा प्रमोटर हुआ, ए लिमिटेड का प्रमोटर है बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड में मोर देन 20% सी लिमिटेड होल्ड करती है, तो सी लिमिटेड भी प्रमोटर ग्रुप में मान ली जाएगी। उसके बाद बी, मैं आपको यहां से एक एग्जांपल से समझाता हूं, रुको। देखो, सबसे पहला है प्रमोटर खुद, इशूअर का प्रमोटर। नंबर 2, प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो प्रमोटर में 20% से ज्यादा स्टेक लेकर बैठी है। सी, अगर मान लो कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट है बी लिमिटेड, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स ने खुद अकेले या ग्रुप के साथ 20% शेयर ले रखे हैं और उन्होंने यहां पर भी शेयर ले रखे हैं, तो ये लोग भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएंगे। बी लिमिटेड ने तो ले ही रखे हैं, बट यहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद कोई इंडिविजुअल हैं, उन्होंने 20% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं
और उन्होंने किसी बॉडी कॉर्पोरेट, एचयूएफ या फर्म में भी 20% शेयर ले रखे हैं, तो वो फर्म भी इनके साथ अटैच होकर यहाँ पर बॉडी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। या जो भी पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर शेयर होल्डर पेटिंग में, बट एफआईआईज एआईएफ एग्जेम्प्ट हैं, चाहे वो 20% से ऊपर लेकर बैठे हैं। और कब एग्जेम्प्ट नहीं है, उनकी सब्सिडरी और या कोई म्यूचुअल फंड में उन्होंने बना रखा है, तो वो प्रमोटर ग्रुप में काउंट हो जाएंगे, बट डायरेक्टली उन्होंने 20% ले रखे हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। तो आप इसको जब आराम से देखोगे तो समझ आएगा। मैं आपको एक बार यहां दोबारा लाता हूं। हम क्या बात कर रहे थे? बॉडी कॉर्पोरेट इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एक्टिंग इन पर्सन होल्ड 20% और मोर इक्विटी शेयर इन बॉडी कॉर्पोरेट एंड सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उस कंपनी में भी होल्ड करते हैं। तो मतलब मैंने आपको बताया कि ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अकेले या ग्रुप में पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न में 20% शेयर ले रखा है, और उन्होंने इसमें भी 20% ले रखा है। अब चाहे इसने नहीं ले रखा तो ये भी प्रमोटर ग्रुप मान लिया जाएगा। बी लिमिटेड ने तो लिए ही होंगे तभी कनेक्शन बन रहा है, तो बी लिमिटेड तो पहले यहां पर आ चुकी है। अब किसी इंडिविजुअल ने बी लिमिटेड में ले रखे हैं और उसने ए में भी ले लिए, अगर सिर्फ बी में ले रखे हैं तो नहीं, बट अगर ए में भी ले लिए तो वो भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगा। इंडिविजुअल्स में मैंने बताया कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें किसी इंडिविजुअल ने 20% ले रखे हैं, प्रमोटर या उसके रिलेटिव ने, एचयूएफ ने, प्रमोटर के किसी रिलेटिव ने, तो ये आप सिर्फ रीड पर रखोगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमें। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इशू, क्यूआईबी। क्यूआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएस रेगुलेशन है। क्यूआईबी की डेफिनेशन का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेबी ने अलग से यहां पर एक्सप्लेन किया है। मींस म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विद बोर्ड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिस। आप एक काम करना, मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में प्रमोटर ग्रुप की अलग से स्लाइड बना दूंगा, अभी फेयर बनी नहीं हुई तो इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में इसकी मैं प्रॉपर स्लाइड दे दूंगा ताकि टाइम कम बचे, बट अगर मैं अभी लग रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। मैं अलग से एक फाइनल, वो पिछली स्लाइड भी भूल जाना, मैं एक नई स्लाइड आपको बना कर दूंगा ताकि आप जल्दी ग्रास्प कर पाओ। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पर टाइम ज़्यादा लगाऊं। क्यूआईबी समझ आ रहा है? म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट और फैमिली ऑफिसेस। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 और 2। पहले 4 होती थी, अमेंडमेंट होकर वो 2 हो गई हैं। फर्स्ट में सारी कंपनियां, गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड जिनका काम ही यही है वो फर्स्ट में है। सेकंड में सारे इंडिविजुअल्स या जिनका मेन काम ये नहीं है वो सेकंड कैटेगरी में आ गए हैं। तो उनको छोड़कर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मल्टीलैटरल बायलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसआईडीसी, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय आईआरडीआई, प्रोविडेंट फंड, मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़। साथ में पेंशन फंड जिनका 25 करोड़ का है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय आर्मी नेवी, इंश्योरेंस फंड पोस्टल डिपार्टमेंट वाले, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है, देखो 13 कैटेगरी हैं क्यूआईबी पे। अगर शॉर्ट नोट आ जाए या डेफिनेशन पूछ ली जाए आपसे क्यूआईबी पर, तो देखो सबसे पहले क्यूआईबी का मतलब है जो एप्लीकेशन लगाते हैं पब्लिक ऑफर में। जब वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो सबसे पहला जिनका काम ही है वो है म्यूचुअल फंड। फिर जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लगाती हैं वो है इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पहले हेड याद करते हैं, इसमें से इंडिविजुअल्स,
को हटाया गया है। और कौन थे? बॉडी कॉर्पोरेट्स। ये देखो यहाँ, अब देखो कौन कौन कवर हुए यहाँ पर। मेन हेड मैंने याद करवाया, म्यूचुअल फंड अभी, फॉरेन इन्वेस्टर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और मैं आगे पीछे कर रहा हूं अभी इंश्योरेंस कंपनी, जो हम कॉमन नाम याद करते हैं ये आए। उसके बाद इसमें जुड़ जाते हैं वेंचर कैपिटल वाले भी, अल्टरनेट वाले भी, और फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड भी। तो म्यूचुअल फंड के साथ अगर मैं ये जोड़ दूं तो इस तरह से रिटेन हो पाएगा आपको। इसी सीक्वेंस में आप याद कर लो, जरूरी नहीं है सब रेगुलेशन लिखनी है। AIF आपने पढ़ा है, वेंचर कैपिटल आपने पढ़ा है, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड पढ़ा है। CIS QIB नहीं होती, क्योंकि वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए अलाउ नहीं होते, ध्यान रखना। इंश्योरेंस कंपनी किससे रजिस्टर्ड होगी? IRDA से। शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI से। अब आओ फॉरेन इन्वेस्टर, और उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉरेन इन्वेस्टर में अब देखो किसको छोड़ा गया? इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बॉडीज और फैमिली ऑफिस। यहां पर कोई नाम नहीं लिया गया। LIC वगैरह, यहां पर IFCI IDBI आ जाएंगी। मल्टीलैटरल बायलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आप इसी सीक्वेंस को यहां पर चलाओगे। PFI, अच्छा यहां पर मैं ये लिख दूं पहले, कॉर्पोरेट बॉडीज, फैमिली ट्रस्ट नॉट इंक्लूडेड, यह हटाकर PFI फॉर एग्जाम्पल IFCI यहां पर आ जाएगी। फिर यहीं पर आ रही है बायलैटरल या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वगैरह। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास याद हो गए हमें 7। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 25 करोड़ वाला, पेंशन फंड 25 करोड़ वाला, उसके बाद आर्मी नेवी का प्रोविडेंट फंड और पोस्ट ऑफिस। 4 हेड में ये याद करूं आगे पीछे करके। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, जिनका कॉर्पस 25 करोड़ 25 करोड़, ये आए 10 11 12। उसके बाद प्रोविडेंट फंड किसका आ गया? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फिर प्रोविडेंट फंड किसका आ गया? पोस्टल डिपार्टमेंट का। ये हो गए जी। अब कौन बचा? सॉरी, इंश्योरेंस फंड है सिस्टमेटिकली NBFC। इसको इंश्योरेंस फंड कर दो, PF की जगह IF कर दो, इंश्योरेंस फंड। और 13 पर आ गया NBFC, कौन सी? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, जो RBI ने, ये 13 कैटेगरी आ गई। तो देखो आप यहां तक देखोगे ना, इनका काम सारा इन्वेस्टमेंट्स है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये सारे सेक्टर हो गए। आप NBFC को स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नीचे भी रख सकते हो। इस तरह से ये 13 हेड फटाफट याद हो जाएंगे, याद करने बैठोगे। और अगर आप सब क्लॉज के हिसाब से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड। QIP प्राइवेट प्लेसमेंट पर होता है, ओनली 2 QIBs होता है। रिलेटिव कंपनी एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 277 के हिसाब से। RII कौन है? 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन नहीं लगा रहा। रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर कौन है? जिसके पास 2 लाख के शेयर होल्डर हैं, इसको हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी बोल देते हैं। जिसके अगर आपके 2 लाख रुपए तक के शेयर हैं तो वहां पर आप
एग्जिस्टिंग है और ये नॉमिनल वैल्यू से माने जाएंगे, सिक्योरिटीज और वैल्यू है, सॉरी, राइट इशू, शेड्यूल ये सब हो जाएंगे। सेलिंग शेयर होल्डर जो ऑफर फॉर सेल में दे रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉ को भी डिफाइन किया गया है, देखो SCRA, डिपॉजिटरी एक्ट, कंपनीज एक्ट, SME जो चैप्टर 9 में आ जाती हैं, SME कंपनी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में करा चुका हूँ। ये एक नई टर्म आई थी, अमेंडमेंट में ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स, वो एलिजिबिलिटी कंडीशन जब कराऊंगा वहां पर आएगा। स्टॉक एक्सचेंज ये आ गया। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो RBI से रजिस्टर्ड है, वैल्यूअर, विलफुल डिफॉल्टर आप जगह जगह देखते हो, अभी रेगुलेशन 5 में आने वाला है। विलफुल डिफॉल्टर है कोई भी पर्सन या कंपनी जिसके पास पैसा है, बैंकों से लोन ले रखा है बट वापस नहीं कर रही, विलफुल डिफॉल्टर है RBI के अंडर। और जो कंपनी एक्ट में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं। वर्किंग डे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वर्किंग डे का मतलब है पब्लिक इशू कितने दिन खुलेगा। एक होता है ट्रेडिंग डे जो स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, वर्किंग डे यहाँ पर होता है एज पर सेबी, या आप इसको यहाँ पर दो जगह बोला गया, मैं सेबी नहीं लिखता। पहला तो पब्लिक इशू के लिए बैंकिंग हॉलीडे, बैंकिंग वर्किंग डे। अगर पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं, ऑल डेज कमर्शियल बैंक ओपन है फॉर बिजनेस इन द सिटी एज स्पेसिफाइड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब अगर मान लो कि प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि न्यू दिल्ली में भी पब्लिक इशू की फॉर्म जमा हो सकते हैं और मुंबई में भी हो सकते हैं। अब मुंबई में कुछ छुट्टी ऐसी आती हैं जो दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली में छुट्टी होती है तो मुंबई में बैंक बंद नहीं होते, ऐसा होता है कुछ केसेस में। जैसे गणेश चतुर्थी है, महाराष्ट्र डे है, तो महाराष्ट्र पूरा बंद होता है बट बाकी इंडिया खुला होता है, तो वहां पर सारी बैंक भी बंद होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बैंक एक स्टेट में खुले हैं दूसरे में नहीं खुले, तो ये ध्यान रखना वर्किंग डे उस हिसाब से होगा। जिस हिसाब से ऑफर डॉक्यूमेंट में जहां जहां हमने सेंटर बना रखे हैं। प्राइस बैंड आपको मालूम है 1 दिन 3 दिन पहले अनाउंस होता है, तो उसके लिए कितने दिन पहले अनाउंस होना चाहिए। बिड इशू पीरियड आपने देखा था 15 डेज का टाइम आता है, 10 डेज का टाइम आता है, तो वहां पर वर्किंग डेज का मतलब दिया जाएगा। ऑल डेज सैटरडे संडे एंड पब्लिक हॉलीडे जिन पर बैंक बंद है। अब सेकंड सैटरडे और फोर्थ बंद होने लगे हैं बैंक, जब नहीं होते थे तो सारे सैटरडे, अब 2 सैटरडे ओपन होते थे, अब 2 सैटरडे ऑफ हैं तो वर्किंग डे उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। द टाइम पीरियड बिटवीन बिड और क्लोजिंग डेट लिस्टिंग स्पेसिफाइड ऑन स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग डे शैल मीन ऑल ट्रेडिंग डे ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आ रहा है या रिवर्स बुक बिल्डिंग हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है बैंक खुले हैं और स्टॉक एक्सचेंज बंद है, ऐसी भी छुट्टियां बहुत आती हैं। जैसे ईद पर होता है या कोई भी फेस्टिवल है जिसका डे पहले कुछ दिया हुआ था, छुट्टी अनाउंस थी, बाद में डेट चेंज हो गया, वो मून के हिसाब से कुछ डेज होते हैं। जैसे होली दिवाली भी 2 दिन त्यौहार आ जाते हैं, ईद कई बार चांद के हिसाब से होती है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी और अगर बाद में वो त्यौहार शिफ्ट हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज बंद ही होगा, उसकी छुट्टी शिफ्ट नहीं होती। बैंकों की भी ऐसी होती है, पहले से डिक्लेयर्ड होती हैं। तो अगर 2 दिन कोई त्यौहार आ जाता है तो 1 दिन बैंक खुलेगा, 2 दिन बंद नहीं होगा, तो वो पहले से जो डिक्लेयर्ड है उसके हिसाब से ही चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ये ना छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको हम ध्यान ही नहीं देते। अब आपका रेगुलेशन 3 भी हो गई, ये मैं अब नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़कर बैठोगे। और मैं फिर बता रहा हूँ कि रिवीजन क्लास से ज़्यादा मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी क्लास का नाम दे दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिवीजन क्लास के हिसाब से तो मैं बहुत स्लो रख रहा हूँ आपको। अब डेफिनेशन में एक प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन है, मैं एक अलग से डिफरेंट चार्ट बना के लाऊंगा या आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको 1 मिनट में याद हो जाए प्रमोटर ग्रुप क्या है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास का प्रीमियर जल्दी लग जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।